Hello student, this video is for class 12 CBSE board, class 12 CBSE board, फिजिक्स सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे। ओम्स लॉ पढ़ा गया था, रेजिस्टेंस पढ़ा था। फिर एक टॉपिक और आता है नॉन ओमिक रजिस्टर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नॉन ओमिक रजिस्टर, ये पढ़ना हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स सेकंड हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एक्सेप्शन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सेप्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सेप्शन। ओम्स लॉ का सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर R कांस्टेंट आता था। R इज द रेजिस्टेंस। सीधे समझा जाए कि दो कंडक्टर which follow Ohm's law is called ohmic conductor. There are two type of conductor on the basis of Ohm's law. Means those conductor which follow Ohm's law is said to be ohmic conductor. And ohmic conductor means wire. Wire में ये रिलेशन फॉलो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कंडक्टर में बढ़ाते जाते हैं या वायर में बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। बट इन केस ऑफ अगर आप कहें नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो नॉन ओमिक कंडक्टर मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हुआ या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वैक्यूम ट्यूब हुआ, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, रेक्टिफायर हुआ, थर्मास्टर हुआ, ये सारे जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसके लिए जो ग्राफ हमको ऑब्टेन होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। B और I के बीच में जो ग्राफ ऑब्टेन होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। बट इफ योर कंडक्टर इज नॉट ओमिक मीन्स इट फॉलो नॉट इट्स ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर ओमिक कंडक्टर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं फॉलो होता। जैसे अगर कंडक्ट आपका मटेरियल या जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में आप देखोगे जो इसके लिए जो B और I के बीच का ग्राफ आता है ये कर्व लाइक ग्राफ आता है। मींस पहले स्ट्रेट आता फिर फाइनली कर्व लाइक हो जाता, समथिंग लाइक दिस। B और I के बीच का ग्राफ कर्व लाइक होता है। ऐसा होता क्यों है? होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब में हम इनिशियली जब स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो स्मॉल करंट चेंज होता है, तो B और I का जो रेशियो ऑब्टेंड होता है स्मॉल चेंज दैट इज कांस्टेंट ऑब्टेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल अप्लाइड करते जाते हैं उस कंडक्टर का या इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस होने लगता है। हीट प्रोड्यूस होने से उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से जो इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन नहीं ऑब्टेंड होता। यानी कि तब कौन सा ग्राफ ऑब्टेंड होता है? कर्व लाइक ग्राफ, यानी कि पैराबोलिक ग्राफ ऑब्टेंड होता है। तो अगर कहा जाए कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, रेक्टिफायर हुआ, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वैक्यूम ट्यूब हुआ, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, रेक्टिफायर, थर्मोस्टर, ट्रांजिस्टर, ये सारे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना ऑब्टेंड होकर कर्व लाइन, या मान लो आप अगर कह लीजिए डायोड है तो जो डायोड डायोड के लिए its graph will be something like sigmoid। इस पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा और फिर थोड़ा सा कर्व लाइक हो जाएगा, लाइक दिस। ये कर्व होता है
ये बी और आई के बीच में ग्राफ है फॉर डायोड के लिए। ठीक है, तो सीधे समझा जाए कि जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा बी और आई के बीच में, वो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होगा। जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर का जो पहला ग्राफ ये इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए बनाया गया है, ये डायोड के लिए बनाया गया है। फिर इसके लिए इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा शुरू होता है वो होता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायनेमिक रेजिस्टेंस। होता क्या है डायनेमिक रेजिस्टेंस, पहले लिख लिया जाए। इफ स्मॉल चेंज in the potential, if small change in the potential, small change potential delta V a part of non-ohmic circuit, a part of non-ohmic circuit cause a change delta I, then यानी अगर स्मॉल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ए पार्ट ऑफ कोई नॉन ओमिक कंडक्टर है, स्मॉल चेंज डेल्टा आई हो रहा है, देन द रेशियो ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा आई, the ratio of delta B to delta I is called dynamic resistance, is called dynamic resistance, is called dynamic resistance। तो आपका टॉपिक क्या था? What is the means of dynamic resistance? Then you can say that if small change in the potential delta B, a part of non-ohmic conductor current cause a change delta I, then the ratio of delta B by delta I is called dynamic resistance। Okay, so you can say that dynamic resistance एक फार्मूला बना सकते हैं। dynamic resistance is equal to dynamic resistance is equal to delta V by delta I। ओके, इसको फॉर्मुलाइज कर लीजिएगा, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज द हाउ यू कैन डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ध्यान दें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान दें, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। आप बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ of the electric field
of the electric field E at a point, electric field at a point within the conductor and current density को J से रिप्रेजेंट करते थे। करंट डेंसिटी J at a point is called what? हमने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is called specific resistance। फिर से देखेंगे आप लोग, हमने क्या बोला? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक नाम से और जानते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। फिर से देखते हैं, हमने कहा द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point and current density J at a point is called specific resistance or electrical resistivity. It is represented with rho. आगे लिखेंगे, it is represented with rho। rho पढ़ते हैं इसको, rho, ठीक है। so rho is equal to आगे देखो बेटा, आगे के बाद हम लिख सकते हैं rho is equal to E by J। electric field intensity E, J is the current density, the ratio of electric field intensity to current density is called specific resistance या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू रो वेक्टर J। ध्यान दें, यहाँ पर रो इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर E मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। फाइनली आगे देखते हैं, एज E इज इक्वल टू B बाई L होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? B बाई L, और J इज इक्वल टू होता है एंड J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी होते हैं। इन वैल्यूओं को अगर पुट कराया जाए इस इक्वेशन में तो क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू E की जगह पे B बाई L डिवाइडेड बाई J की जगह पे I बाई A। देखो ये L है, ये को ऊपर ले जाइए, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू B इंटू A बाई I इंटू L। B बाई I आपको कुछ देता है, ओम्स लॉ से याद करिए, R इक्वल टू B बाई I होता है ना, तो इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं R। सो रो इज इक्वल टू R A बाई L। तो देखिएगा ये 10th से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं 9th से, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R A बाई L। ये फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रो तो क्या आएगा देखेंगे, यूनिट ऑफ रो की बात करेंगे तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एज रो इज इक्वल टू R A बाई L। रो की R की यूनिट होती है ओम, इनटू एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, so meter से square cancel out, so unit of rho will be rho into meter।
या रो इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दिस वन इज द यूनिट। ओके, अब इसी में केस और पढ़ते हैं लोग। तो डायमेंशन फार्मूला सॉरी क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी ओम इंटू मीटर, आर ओम इंटू सेंटीमीटर। हम कब बोल सकते हैं कि रो की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, देन रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 मीटर स्क्वायर बाई 1 मीटर। सो रो इज इक्वल टू आर। रेजिस्टिविटी वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल कब हो जाता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल कब हो जाता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। मींस इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ बिकम यूनिटी, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। ओके, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।